मेरे पति के मरने के बाद हमारे घर खाने के लाने पड़ने लगे। मेरी दो बेटियां थीं। एक बेटी रात में परेशान बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जो ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था, बस आटे की बोरी भरी थी। मैं देखकर बहुत खुश हुई कि भगवान ने मेरी मदद कर दी। यूँ 10 दिन बाद मैं और मेरी दोनों बेटियों की तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल गई तो मुझ पर कयामत सी आ गई, क्योंकि हम तीनों माँ बेटियाँ प्रेग्नेंट हो गई थीं। मैंने रोते हुए सब कुछ डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा, मैडम यह पुलिस केस है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मैं रोते हुए पुलिस स्टेशन गई। वहाँ इंस्पेक्टर मेरी बात सुनकर बोला, ये मुजरिम तो पकड़ा गया है, बहुत सी औरतों के साथ ऐसा हुआ है, आप सब जाओ अपने मुजरिम को देख लो। जो ही मैं अंदर मुजरिम को देखने गई तो उस आदमी को देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम प्रतिमा है। मैंने बीए तक पढ़ाई की थी। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की थी। जब मैं 3 साल की थी तब मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मेरी परवरिश मेरे चाचा ने की थी। जैसे ही मैं 19 साल की हुई तो मेरे चाचा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे रविंद्र से करवा दी। मेरी शादी के 5 साल बाद मेरे चाचा भी इस दुनिया से चल बसे। अब मेरे पति के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरा पति रविंद्र बहुत अच्छा था। उन्होंने हमेशा मुझे मान सम्मान और इज्जत दिया। मेरे ससुर जी बहुत पहले ही गुजर गए थे, इसीलिए हमारे घर मैं और मेरी सास और मेरे पति रहते थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। हमारी शादी को 3 साल बाद भगवान ने मुझे एक बेटी दी। इसी तरह कुछ साल बाद मुझे एक बेटी और हुई। मेरी दूसरी बेटी के पैदा होने के कुछ महीने बाद ही मेरी सास भी इस दुनिया से चल बसी। ज़िंदगी यूँ ही चलती जा रही थी और मेरी बेटियाँ धीरे धीरे बड़ी हो गईं। हमारे पास जितना भी था हम अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसर कर रहे थे, लेकिन एक दिन मेरी खुशियों को नज़र लग गई। एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि मेरे पति रविंद्र एक बस हादसे में मारे गए हैं। यह खबर हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान की तरह आया, जिसने मेरे साथ मेरी दोनों बेटियों को भी हिला कर रख दिया। जब मैंने अपने पति की बॉडी के बारे में पता किया तो पता चला कि बस इस कदर चल चुकी थी कि उसमें जितने भी लोग थे सब जलकर राख हो गए। यह खबर सुनते ही मैं ठासी रह गई थी। मुझे अपने पति की बॉडी भी देखने को नसीब नहीं हुई, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो गई थी। कुछ दिन तक तो हमारे पास रखी जमा पूंजी चली, पर जब वो भी ख़त्म हो गई तो हमारे घर में खाने पीने के लाने पड़ने लगे। हमारी हालत देखकर अगल बगल के लोग भी हमसे मुंह मोड़ लिया करते थे। ज़िंदगी इस कदर मुश्किल हो जाएगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कई जगह नौकरी के लिए बात की, पर हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ा। एक रात हम यूं ही भूखे प्यासे चारपाई पर बैठे हुए थे कि अचानक रात के 8 बजे हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आया होगा, यही सोचकर मैं हैरानी से दरवाज़ा खोलने गई तो सामने कोई नहीं था, बस एक बोरी पड़ी थी। भूख से बेहोश थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उस बोरी को अंदर लेकर आई और जब खोला तो उसमें आटे का पैकेट और कुछ खाने पीने की चीज़ें मौजूद थी। 1 से 2 दिन गुजरने के बाद ऐसे ही हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होती और सामने कोई नहीं होता, बस एक बोरी पड़ी होती जिसमें खाने पीने की कुछ चीज़ें होती। धीरे धीरे करके ऐसे हमारा गुजारा होता रहा। आज मैंने दरवाजे के बाहर हुई दस्तक पर दरवाज़ा खोला और जो ही आटे की बोरी उठाने लगी तभी मेरी नज़र सामने की गली पर पड़ी। वहाँ पर एक पंडित जी खड़े थे, जो हमारे बगल में एक मंदिर था, वहीं के पुजारी थे। मैंने देखा वो छुप कर मुझे देख रहे थे। मैंने जैसे ही बोरी को पकड़ा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक आ गई। मैं यह देखकर
हैरान रह गई कि पंडित जी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने बोरी को आराम से अंदर किया और दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के सुराख से बाहर देखने लगी तो सामने तो कोई नज़र नहीं आया, पर सामने की गली में पंडित जी खड़े थे और वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने फ़ोन पर बात करते हुए कहा, हाँ भाई, काम हो गया, आज फिर बोरी अंदर जा चुकी है। मैं उनकी यह बात सुनकर दंग रह गई कि भला पंडित जी किस शख्स को मेरी मुखबिरी कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वह मेरे बारे में नहीं होगा, शायद वो किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि वह मंदिर के पुजारी हैं। वो तो खुद ही अपना किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, तो भला यह सब क्यों करेंगे। और आखिर क्यों मैं यही सब बातें सोच रही थी, तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इस बोरी में जो खाने पीने की चीज़ें आती हैं, यह सही भी है कि नहीं, कहीं हमें कोई गलत चीज़ें तो नहीं खिला रहा। यह ख्याल आते ही मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे और मेरे माथे पर पसीना आने लगा। तभी मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई और बोली, माँ चलो, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ बनाकर खाते हैं। यह पेट था कि मरने वाला नहीं था, इसीलिए मैंने सभी बातों को अपने मन से निकालकर बोरी को अंदर खींच लिया। आज भी बोरी में रोज़ की तरह आटा, कुछ सब्जी और खाने पीने की चीज़ें मौजूद थीं। मैंने तुरंत आटा गूँथा और रोटी बनाने लगी। रोटी सब्जी बनाने के बाद हम सब मिलकर पेट भरकर खाना खाए और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। तभी मेरी छोटी बेटी ने पूछा, माँ यह कौन है जो रोज़ हमारे दरवाजे पर आटे की बोरी और खाने पीने की चीज़ें रख कर जाता है। आजकल के दौर में तो कोई किसी की मदद नहीं करता, तो यह कौन है जो बगैर सामने आए हमारी मदद कर रहा है। या माँ कोई ऐसा तो नहीं जो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हो। यह सवाल तो मुझे भी बहुत परेशान करते थे। मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। और फिर आज पंडित जी वह हरकत देखकर मेरे अंदर बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया था। तभी मेरी बड़ी बेटी छोटी बेटी को डांटते हुए बोली, क्या पता कोई हो जो भगवान की खातिर हमारी मदद कर रहा हो। ज़्यादा सवाल जवाब करके माँ का दिमाग मत खराब करो और आराम से सो जाओ। मेरी दोनों बेटियां तो एक दूसरे से बात कर खुद को तसल्ली देते हुए सो गईं, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मुझे चैन नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बार बार कुछ गलत होने का संकेत दे रहा था कि कुछ तो गलत था जो हमें पता नहीं था। यही सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई, पता भी नहीं चला। अगला दिन भी इन्हीं सोच में गुजर गया। रात होते ही हम फिर से 8 बजे का इंतज़ार करते हुए शिद्दत करने लगे और फिर 8 बजते ही हमारा इंतज़ार दरवाजे पर होने वाली दस्तक से ख़त्म हुआ। दरवाजे पर दस्तक होते ही मैंने दरवाज़ा खोला और बोरी उठाने जो ही बाहर गई तो मैंने चुपके से तो सामने वाली गली की तरफ देखा, जहाँ आज भी पंडित जी खुद को छुपाकर मुझे ही देख रहे थे। आज मैं फिर बोरी अंदर करके दरवाज़ा बंद कर सुराख से बाहर देखने लगी। आज फिर पंडित जी चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक लेकर किसी से बात कर रहे थे कि काम हो गया। यह सुनकर मैं मरे मरे कदमों से घर के अंदर गई। मेरा दिमाग फिर से बहुत सी उलझनों का शिकार हो गया था, लेकिन मैं खुद को संभालते हुए अपनी बेटियों को खाना बनाकर खिलाने लगी। मगर आज हमने जैसे ही खाना खाया, थोड़ी देर बाद हम सबका सर चकराने लगा और हमें तुरंत नींद आ गई और हम सो गए। फिर आधी रात को मेरी आँख खुली तो मेरा सर बहुत भारी था और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से अपनी बेटियों को देखा। वो दोनों भी बेसुध लेटी हुई थी। मैं जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी और उन्हें हिलाना शुरू किया और फिर वो दोनों थोड़ी देर बाद जाग गईं, लेकिन उन दोनों की हालत मुझसे भी अलग लग रही थी। वो दोनों भी अपना सर पकड़कर बैठ गईं।
मैं हिम्मत करके उठी और किचन में जाकर पानी पी और अपनी दोनों बेटियों को भी पानी पिलाया। पानी पीने के बाद हमारी हालत कुछ बेहतर हुई। फिर अचानक हमारे पेट में दर्द होने लगा और फिर बारी बारी करके हम सबको उल्टियाँ आने लगी। चंद मिनटों में ही हमारी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं यह सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम तीनों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर मैं सोचने लगी, क्या बोरी में आने वाला आटा जहरीला था? मैं यही सब सोच रही थी कि तभी मैंने देखा दोनों बेटियों की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि रात थी और इसीलिए भगवान का नाम लेते हुए मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। किसी तरह हमारी रात कटी और जब सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर पास के अस्पताल में चली गई। थोड़े से इंतज़ार के बाद हम सबका बारी बारी से चेकअप किया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो खबर सुनाई उस खबर ने हम तीनों माँ बेटियों को हिलाकर रख दिया। हम तीनों एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगे। यह खबर हम सब पर किसी कयामत से कम नहीं था। ऐसी कयामत जो हम तीनों को एक दूसरे के सामने नज़र मिलाने पर काबिल नहीं छोड़ी थी। हम तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे, मगर शर्मिंदगी से ज़्यादा हमें इस बात की हैरानी थी कि भला यह कैसे मुमकिन था। क्या ऐसा हो सकता जो हम तीनों के साथ हुआ था? हम तीनों एक ही साथ एक ही वक्त पर प्रेग्नेंट हो चुके थे। यह सब जानकर मेरे साथ मेरी बेटियां का भी रंगत उड़ गया था। मैं घबराकर डॉक्टर को अपनी और अपनी बेटियों की हकीकत बताने लगी। हम तीनों घर में अकेली रहती हैं और हमारे साथ कोई भी मर्द नहीं रहता, यहाँ तक कि मेरा पति और मेरा बेटा भी नहीं है। जब हम सब मर्द के जात से दूर हैं तो यह कैसे मुमकिन है कि हम तीनों प्रेग्नेंट हो जाएं? मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुझे हैरत से घूरने लगी और फिर बोली, मैडम यह पुलिस केस है, अभी जाओ और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। इसके आगे हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का आज पार्ट 1 ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे की कहानी में क्या हुआ और क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। और आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।